नमस्कार, मैं सलोनी शिवा और आप देख रहे हैं खबरिया टॉक्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व एसीपी और वर्तमान के दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेदभूषण। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और साथ ही हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है हमेशा सुर्खियों में रही है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने सालों में दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव हुए और क्या कुछ जो है वो बुरा हुआ है? यहाँ पे कानून व्यवस्था किस हद तक खराब हुई है या बढ़िया हुई देखिए, दिल्ली इस देश की राजधानी और इसका दिल कहा जाता है है? और दिल्ली पुलिस को इसका दिल बोलते हैं। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन को हैंडल करना, यदि आप यूरोपियन या अमेरिकन से बात करें तो लोग हंसते हैं कि इतने बड़े सिटी को आप कैसे मैनेज करते हैं, इतनी भीड़ को कैसे आप नियंत्रित करते हैं। तो मेरा कहना है, कुछ चीज़ें तो हम लोग नियंत्रित करते हैं, बाकी चीज़ भगवान नियंत्रित करता है दिल्ली के अंदर। तो कुछ जो वक्त बदला है, जिस हिसाब से पुलिसिंग चेंज हुई है, तमाम डिजिटल मीडिया है, एआई का टाइम है, तमाम नए कानून अभी हिंदुस्तान में लागू हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ बदली हैं, वक्त के हिसाब से बदली हैं। क्राइम का पैटर्न बदला है, क्राइम करने के तरीके बदले हैं, क्रिमिनल्स के तरीके बदले हैं। दिल्ली चूंकि राजधानी है, तमाम दूसरे स्टेट से लोग यहाँ पर आते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं, अपने स्टेट के अंदर चले जाते हैं। करोड़ों की आबादी है और 50-60 लाख आदमी डेली दिल्ली के अंदर आता है, चले जाता है, कुछ ना कुछ क्राइम करके जाता है, कुछ छोड़ के जाता है, कुछ लेके जाता है। तो दिल्ली की जो स्थिति है और दूसरे सिटीज़ से, बल्कि मेरा कहना है कि वर्ल्ड के अलग-अलग सिटीज़ से अलग है, क्योंकि एक तो यहाँ पर तमाम कंट्रीज़ के नुमाइंदे रहते हैं, तमाम एम्बेसीज़ हैं, उसके अलावा हर स्टेट का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम के लोग यहाँ रहते हैं। कितनी तरह की भाषाएं, कितनी तरह के खाने, व्यंजन, रेस्टोरेंट, तमाम वो चीज़ें हैं जो एक सरकार के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रही है। यहाँ छोटे-छोटे मसले इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इतने फ्लेयर अप हो जाते हैं कि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर चले जाते हैं। तो ये दिल्ली के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा है कि कैसे इन चीज़ों को ओवरकम किया जाए, कैसे जो अपराध हैं उनको कंट्रोल किया जाए, चेक किया जाए, क्योंकि यहाँ कानून के अलावा बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। कभी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, कभी 26 जनवरी है, उसके अलावा आपने त्योहारों का आपने बताया, वीवीआईपीज़ मूवमेंट होती हैं, बड़े-बड़े फंक्शंस, इंटरनेशनल फंक्शंस होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब ओलंपिक के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं दिल्ली को एक विशिष्ट शहर बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे आप जैसे लोगों के लिए भी हैं, औरों के लिए भी हैं, और दिल्ली का अपना एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक एक शहर है अपने आप में। पहले मुगल सल्तनत ने यहाँ पर राज किया, तमाम जो मुगलिया कानून या उनकी लैंग्वेज उर्दू फारसी थी। उसके बाद में ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर आए, उन्होंने अपने कानून हमारे ऊपर थोप दिए। तो अब उससे निकल कर धीरे धीरे हम आए हैं। 2024 में हमने जो मेजर कानून है, इंडियन पेनल कोड को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस को चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बड़े बड़े कानून हमने बताए हैं। और पार्लियामेंट, हमारी जो सरकारें हैं, बहुत कोशिश है कि बहुत अच्छी व्यवस्था ना केवल दिल्ली में बने, दिल्ली से मैसेज जाए कि दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारा दिल है, और जो कुछ भी होगा हम लोग बेहतरीन करेंगे, दूसरे स्टेट के लिए, दूसरी कैपिटल्स के स्टेट के लिए एक उदाहरण बनेंगे। तो इसलिए ये छोटा चैलेंज नहीं है। हालांकि इसको कॉप अप करने के लिए ना उतनी पुलिस फोर्स है, ना हमारे रिसोर्सेज हैं। हम कितना ही क्लेम करें, हम आज भी बहुत गरीब और पुअर कंट्री के मालिक हैं। ठीक है, हमारे वर्ल्ड लेवल पर आप 5वें नंबर पर, 4थे नंबर पर कर सकते हो, पर एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इसको संभालना और इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना और तमाम जुडिशियल सिस्टम को भी अपडेट रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट में कितने बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह चुके हैं कि इतना ज़्यादा बर्डन है अदालतों के ऊपर, पूरे स्टेट्स के जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, उतना ऑफिसर्स नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पर धीरे धीरे
चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता भी इन चीज़ों को समझेगी और कोऑपरेट करेगी और जिससे कि दिल्ली एक सुरक्षित हो सके, महिलाओं के लिए सुरक्षित हो सके, बच्चों के लिए सुरक्षित हो सके, अपराधियों पर किस तरह से नकेल लगाई जाए, उसके बारे में पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिना पब्लिक के सहयोग के कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस, कोई भी प्रशासन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये रेसिप्रोकल सिस्टम है, आप भी मदद करो और हम भी आपकी मदद करें, साथ ही हाथ बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। आप बतौर एसीपी दिल्ली में सेवा भी दे चुके हैं, तो सबसे बड़ा चुनौती क्या लगा यहाँ पे इतने सालों में? देखिए, सबसे बड़ा चुनौती है जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है, चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप अपनी स्पीच का कैसे इस्तेमाल करते हो, क्या किसी को हार्म कर रहे हैं, किसी को नुकसान कर रहे हैं और तमाम तरह के डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा होगा, बड़े-बड़े डेमोन्स्ट्रेशन, अन्ना हज़ारे, केजरीवाल सरकार बन गई, उसके अलावा किसान आंदोलन हुए, उससे पहले बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं, जिसको दिल्ली पुलिस ने हिम्मत के साथ में, बड़े चैलेंज के साथ में उनको मीट आउट किया है। कई बार पुलिस फेल भी रही है उसके अंदर, क्योंकि पुलिस के लिए चुनौती बहुत बड़ी होती है। मैं तो खुद 3.5 साल, बहुत लंबा टेन्योर है, जो आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा लंबा टेन्योर है। मैं खुद वहाँ 3.5 साल रहा हूँ। मुझे पता है कि किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक तरफ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, दूसरी तरफ वीवीआईपी रूट चल रहा है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, दूसरे कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट्स यहाँ पर आते हैं। तो ये एक चैलेंज वाली एक पुलिसिंग है और यह सरकार के लिए एक चैलेंज है। तो आने वाले समय में इसमें और इम्प्रूवमेंट की स्कोप है और हमारा जो संगठन है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स का संगठन है, हमारा सतत प्रयास रहता है कि दिल्ली ज़्यादा सुरक्षित रहे। हम रिटायर्ड ज़रूर हैं, परंतु दिल्ली पुलिस के अपने साथियों के साथ खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि किसी तरह से दिल्ली के अंदर शांति व्यवस्था में कोई भी बाधा ना आए। इसके लिए व्हाट कैन वी डू, वी आर ऑलवेज रेडी। अभी हाल ही में हमारे कानून में कई बदलाव किए गए हैं, तो उस पे क्या लगता है ये कितना ज़रूरी था और हमारे कानून व्यवस्था में इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 0 एफआईआर का प्रोविज़न किया, आप घर बैठ के अपनी एफआईआर लिख सकते हैं, पहले इस तरह का प्रोविज़न नहीं था और सबसे बड़ा इसके अंदर है नारी सशक्तिकरण। जो नारी है हमारे यहाँ जिसको पूजा जाता है, सबसे ज़्यादा अधिकारों की कोशिश की गई कि उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाएँ, जिससे कि जो रेप, मोलेस्टेशन और तमाम तरह की चीज़ें हैं समाज के अंदर, उनका नामो-निशान खत्म हो जाए और काफ़ी हद तक उसका असर रहा है। जो अब एनसीआरबी का डाटा आया है, उसमें रेप, मोलेस्टेशन इस तरह के जो क्राइम्स हैं, उनके अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड मिला है। तो उम्मीद है और सुरक्षा की कोशिश दिल्ली पुलिस हमेशा करती रही है, सरकार करती रही है, केंद्र सरकार करती रही है। तो भविष्य उज्जवल हो इस देश का, हम तो यही कामनाएँ करते हैं। सर, कानून में बदलाव हुए हैं। आपने कहा कि लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए जो कानून है उसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो कहीं न कहीं जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अभी हाल ही के मामले अगर उठाएँ तो अतुल सुभाष जैसे मामले सामने आए जिसमें एलुमनी और ये सब के को लेकर के सुसाइड नोट सामने आता है और फिर मौत की खबर आती है। उसके बाद राजधानी दिल्ली में ऐसी 6 खबरें और आती हैं। तो क्या लगता है कि बेटियों को सशक्त करने में हम कहीं न कहीं बेटों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि कॉइन के 2 पहलू होते हैं। एक जो पहलू है वो आपने दिखाया है और ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे केसेज़ हैं जहाँ पर इस तरह के लड़कियों द्वारा भी जो दूसरा पक्ष है उसके साथ में अत्याचार या ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप, मी टू कैंपेन, बहुत सारी चीज़ समाज के अंदर हो रही हैं। तो ज़रूर एक एक सोचने को और मजबूर करती हैं कि ये भी एक पक्ष है जिसकी तरफ भी समाज को देखना चाहिए, हमारी अदालतों को देखना चाहिए, सरकार को इस बारे में ज़रूर कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए। जैसे कोई लड़की किसी पर फ़ाल्स एलिगेशन लगाए, रेप का एलिगेशन लगाए और ये पाया जाए कि वो फ़ाल्स एलिगेशन था, तो लड़की को भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी वो किसी लड़के को फँसाने के लिए सज़ा दिलवाना चाह रही थी। तो ये ज़रूरत है, वक़्त की ज़रूरत है। हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि यदि ऐसे मामले झूठे पाए जाएँ, तो लड़की या उस पक्ष को भी उतनी सज़ा मिले। आपने देखा दहेज के केस के अंदर किस तरह से बेचारे गरीब लोगों को जिनका कोई वास्ता नहीं होता, सास-ससुर बूढ़े हैं, विदेशों में रह रहे हैं, ज़िंदगी में अपनी बहू को नहीं देखा उन्होंने, उनके खिलाफ फ़ाल्स एलिगेशन है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करी हैं कि किस तरह से उनमें रैम्पेंट अरेस्ट ना की जाए, सोच समझ कर अरेस्ट की जाए, उसकी एक कैटेगरी डिफ़ाइन की गई, किस तरह के केसेज़ में डीसीपी से परमिशन लेना ज़रूरी है, किन केसों में अरेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें धीरे-धीरे कोर्ट के माध्यम से, हमारी पार्लियामेंट के माध्यम से ये चीज़ें
चीज़ें आ रही हैं और समाज सुधार की तरफ है। आपने और बहुत सारे मैटर्स के अंदर जैसे SC/ST एक्ट है जिसका जिस तरह से मिसयूज़ होता था, अब सरकारों ने, हमारी अदालतों ने कहा कि नहीं, इसका मिसयूज़ इस तरह से नहीं होने देंगे। तो आने वाले समय में उम्मीद की जाती है कि सरकार ज़रूर इस पक्ष पे देखेगी और बहुत सारी महिलाएँ ही इस बात को उठा रही हैं। सबसे अच्छी सुखद बात ये है कि मैं तो एक पुरुष हूँ, परंतु बहुत सारी NGOज़ ऐसी हैं दिल्ली के अंदर जिनको मैं जानता हूँ, जो समय-समय पर इस चीज़ों को उजागर करती हैं कि इसका एक डार्क पहलू ये भी है। तो दोनों पक्ष दिखाने ज़रूरी हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका चैनल इस पर भी ज़रूर लोगों की ओपिनियन इकट्ठा करे, लोगों को बताए कि इसका एक पक्ष ये भी है। नारी सशक्तिकरण ज़रूर है क्योंकि नारी को हमारे समाज में, हमारे धर्म के अंदर सबसे उच्च स्थान दिया गया है, पर वो कहीं राक्षसी का रूप ना ले ले, कहीं शूर्पणखा का रूप ना ले ले, उसके लिए भी ज़रूरी है कि ऐसे चेक एंड बैलेंसेस भी लगाए जाएँ। कानून में जो बदलाव हुए उस पर आपने किताब भी लिखी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में विस्तार से बताएँ और क्या मोटिव रहा है इसके पीछे? देखिए, जो नए कानून बने हैं, ये सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने आप में एक चुनौती है। उनको पढ़ना, समझना, उनको लागू करना, चाहे वो एक सिपाही है, चाहे वो IPS ऑफ़िसर है, कमिश्नर है, DG है, चाहे वो अदालत के अंदर बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको भी इस कानून को पढ़ना पड़ेगा। सबके लिए एक नई चीज़ है, क्योंकि लगभग 160 साल के बाद ये कानून, जो ब्रिटिश कानून जिनको माना जाता है, वो अब नए आए हैं, नए चेंज हुए हैं। तो इसलिए सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि इन कानूनों के पीछे क्या है और किस तरह से ये कानून हमारे लिए चैलेंज है। तो मुझे ये प्रेरित करा कि मैं अपने पुलिस के साथियों के लिए, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, अपने कोलीग्स एडवोकेट्स के लिए कुछ किताब लिखूँ, कुछ मटेरियल इकट्ठा करूँ, कुछ रिसर्च करूँ उसके बारे में। तो मैंने जो भी मेरे पास संभव हो सकता था, अपने जो रिसोर्सेज़ के साथ में, मैंने तीनों सब्जेक्ट के ऊपर अपनी किताब लिखी है और काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कॉपी अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी कानून की ज़रूरत किसी भी आदमी को, साधारण आदमी को भी, बड़े आदमी को भी पड़ सकती है। और बहुत से लोग, जैसा अभी आपसे मेरा डिस्कशन हो रहा था, बहुत से लोग इन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं। मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, परंतु अवेयरनेस ज़रूर चाहिए, समाज के अंदर पहुँचना चाहिए कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना कई बार सोशल मीडिया डराती है या जिस तरह से साइबर क्रिमिनल्स डराते हैं, चीटिंग, फ्रॉड हो रही है समाज के अंदर, वो अवेयरनेस ही है जिससे कि हम और आप बच सकते हैं। और ये मेरी किताब, मैं रहूँ ना रहूँ, कहीं न कहीं लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। और पुलिस में चूँकि लिटरेरी मूड के नहीं होते, तो मैंने कोशिश की है कि अपनी बातों को सरल शब्दों के अंदर प्रेज़ेंट कर सकूँ और जो मेरी सेवाएँ हैं, जो मेरा इतना तजुर्बा है, लोगों के काम आ सके, लोगों तक पहुँच सके। जी, बिल्कुल, मेरी उम्मीद भी है कि आपकी किताब जन-जन तक पहुँचे और साथ ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल ही के समय में जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, स्कैम्स बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, तो नए कानून में इसे किस तरह से दिखाया गया है और क्या-क्या प्रावधानों में इसमें बदलाव किए गए? देखिए, ये डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये पहले नहीं होता था। पहले एक आम चीटिंग, जिसको साधारण चीटिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल चीटिंग, वो होती थी। परंतु अब तमाम चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम है, इंश्योरेंस सेक्टर है और तमाम चीज़ें ऑनलाइन हैं। सारा जो कोविड के बाद तो बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ऐसे हालात के अंदर बहुत से क्रिमिनल अपराधी ऐसे हैं, केवल मनी मिंट करने के लिए, पैसा बनाने के लिए बहुत तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्सटॉर्शन का इस्तेमाल हो रहा है, राजस्थान से और मेवात के एरिया से बहुत सारी लड़कियां इन कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो किस तरह से सेक्सटॉर्शन करती हैं। उसी तरह जामताड़ा एक जगह है जहाँ से आर्थिक अपराध बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को एल्योर किया जाता है, नए-नए तरीके ढूँढे जाते हैं और अब AI का इस्तेमाल करने लगे हैं। आपके उस तमाम डाटा उनके पास होता है, आप फ़ोन करते हैं, डराते हैं कि किसी का बेटा अरेस्ट हो गया है, अब वॉइस चेंज कर लेते हैं। अभी चूँकि AI की शुरुआत है, 5% आया है, जब 95 या 100% जो पूरा हो जाएगा, तो उस टाइम बहुत सारे चैलेंजेज़ होंगे। आपको अपने पिता की, अपने माता-पिता की, अपने दोस्तों की आवाज़ पहचानने में प्रॉब्लम आएगी, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। इन सब चीज़ों से बचाव यही है कि आप आँख, कान, नाक सब कुछ खोलकर अपनी समाज में आगे बढ़ें, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। दिल्ली पुलिस महासंघ के बैनर तले आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए?
देखिए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पज़ यही है कि चूँकि हमारे बहुत सारे पुलिस के जो नवयुवक हैं या जो साथी हैं, वो पुलिस में पुराने कानून के हिसाब से उन्होंने भर्ती की है, सारी उनकी तैयारी, उनकी पढ़ाई उसी कानून को है। तो केवल एक अवेयरनेस के लिए अब जैसे आज टीचर्स को बताया गया, जो दिल्ली सरकार के टीचर्स हैं, उससे पहले एमसीडी के टीचर्स हैं, उनको बताया गया कि किस तरह से आप खुद अवेयर हों और अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करें। तो चूँकि अब देखा आपने बच्चे छोटे-छोटे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि हवाई जहाज़ के अंदर बम है, फलाँ स्कूल के अंदर बम है, तो बच्चों को बताना कि ये एक अपराध है। और जिस तरह से अभी आपने देखा जो सोशल मीडिया का किस तरह से मिसयूज़ किया गया, 2 एफआईआर भी हुई हैं, जो रणवीर इलाहाबादिया हैं या जो रमन मुखीजा हैं, किस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज़ करा जा रहा है। तो उसके बारे में अवेयर करना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनसे दूर रहें, बचें, क्योंकि ये एक तरह से आपके खिलाफ एविडेंस भी है। यदि आप सोशल मीडिया पर या डिजिटल कोई चीज़ पर, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप कोई कंटेंट गलत लिखते हैं, हो सकता है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए और आपको कटघरे में खड़ा कर दे। इसलिए ये जो हम कैंपेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, केवल पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले और लोगों को पता लगे कि किस तरह से अपराध से हम बच सकते हैं और यदि अपराध हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाए। अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का कोई हिस्सा बनना चाहे, तो वो कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जो भी हमारे सेमिनार्स होते हैं या हम लोग यहाँ से ऑफ़िस में भी उनको बता सकते हैं, ऑनलाइन भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करा जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आप अपना सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से हम लोग अवेयर कर सकते हैं। लोग हमारे से सवाल करते हैं, उनका जवाब देते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें समाज के अंदर कहाँ तक आपको फ़ायदा, नुकसान या डेंट कर सकती हैं। तो वो एक जागरूकता फैलाने का तरीका है और ऑल आर वेलकम। हमारे यहाँ किसी को भी कोई रुकावट नहीं है। 24/7 हमारा जो ऑफ़िस है वो काम करता है और सभी का हम स्वागत करते हैं कि जो भी कानून से संबंधित बात है, चाहे टेलीविज़न पर है, चाहे सोशल मीडिया में, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। आपने बताया कि आपने जो नए कानून पे जो किताबें लिखी हैं, वो अगर कोई खरीदना चाहे तो वो कहाँ अवेलेबल होगी? देखिए, आजकल ऑनलाइन का टाइम है। ऑनलाइन पर तमाम जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे ऑनलाइन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, आजकल आप ईज़िली है, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो 2 मिनट के अंदर किताब मँगाना होता है, बल्कि म मार्केट में जाके किताब खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। ऑनलाइन मँगाना बहुत आसान है, आपके घर के एड्रेस पर आपने ऑनलाइन पे करना है, ऑनलाइन आपके घर पर आ जाएगी। जो वो शो कर रहा है रेट, वो चूँकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट उसमें बहुत डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि उनकी बार्गेन करने की पब्लिशर्स के साथ बहुत बड़ी पावर होती है, पैसा बहुत है उनके पास, तो उनसे किताबें सस्ते में आप खरीद सकते हैं, बशर्ते पब्लिशर के पास जाने या दुकान जाने के। तो ऑनलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप बुक्स अब घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, अपने लाइब्रेरी में रख सकते हैं और लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं कि ये किताबें हैं, इनके बारे में जानकारी हर एक सदस्य को होनी चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है, शहर का रहने वाला है, पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, ये तो सभी के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपने सुना कि कानून की जानकारी कितनी ज़रूरी है और अगर आप भी इस किताब को पढ़ना चाहें, तो आप इसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर हाज़िर होंगे देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया टू।